हेलो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स। क्या आपने हेनरी फ्योल का नाम सुना है? ही वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिया था जो कि प्रैक्टिकल था बहुत, और जो कि गाइड करता है अभी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो लोग अपना काम अच्छा से कर सकें। सो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स विच इज़ बीन गिवन बाय हेनरी फ्योल इन सिंपल लैंग्वेज अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल, और एक लर्निंग ट्रिक भी हम लोग देखेंगे। सो बने रहिएगा पूरा लेक्चर के दौरान, एंड टुवर्ड्स द एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चन, ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा से दिमाग में बैठ जाए। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आखिर है क्या? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़। ये क्या है? मैनेजमेंट हर जगह में देखते हैं हम लोग, बिजनेस में, स्कूल में, वर्क प्लेस में, ऑफिस में, सब जगह देखते हैं। पर ये है क्या? इट इज़ एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोल करना जो भी एक्टिविटीज़ है जिस भी प्लेस में हो रहा है, चाहे वो स्कूल में हो रहा है, चाहे वो बिजनेस में हो रहा है, चाहे वो घर पे हो रहा है, सब चीज़ को फिर ऑर्गेनाइज करना ताकि गोल्स अचीव हो। सो एक ये प्रॉपर प्रोसेस होता है फ्रॉम प्लानिंग up to the execution of that plan. It is going to include decision making process, setting the objectives, allocation of the resources, and guiding the individuals or teams to complete the specific task which is being provided to the individual. हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग टास्क होगा, तो उसको रिसोर्सेज दिया जाएगा, उनके लिए ऑब्जेक्टिव्स सेट किया जाएगा ताकि इन्फॉर्म डिसीजन ले सके और वो टास्क को टाइम पर ख़त्म कर सकें। इफेक्टिव मैनेजमेंट फॉलोज साउंड प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस। यूज़ करना रिसोर्सेज को इफेक्टिवली, वेस्ट नहीं करना है रिसोर्सेज को। इन्फॉर्म डिसीजंस, राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेना, कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट होना, क्लियर होना, सबॉर्डिनेट और टॉप मैनेजमेंट का कोऑर्डिनेशन होना, ये सब होगा तब जा कर के मैनेजमेंट इफेक्टिव कहलाएगा। दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट इट इज़ अ साइंस और इज इट एन आर्ट? वो साइंस है कि आर्ट है? सो मैनेजमेंट सबसे पहले इट इज़ बोथ अ साइंस भी है वो और आर्ट भी है। कैसे आर्ट है? क्योंकि हम लोग इफेक्टिव तरीका से जो भी स्किल है अपना उसको अप्लाई कर सके क्रिएटिव वे में, इसीलिए मैनेजमेंट आर्ट है। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस लाइक मेडिसिन या फिर लॉ। अब हमने पढ़ लिया है, MBBS 5 साल का कर लिया, पर उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो फ़ायदा क्या है? इसीलिए मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। लॉ का भी प्रैक्टिस कर, स्टडी कर लिए, एंड देन वी आर नॉट बीइंग एबल टू अप्लाई दैट। सो management is an art. Managers gain skill through experience and through creativity. और वो साइंस कैसे है? इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, रिसर्च, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। वो फॉलो करता है कॉज एंड इफेक्ट पॉलिसी या फिर रिलेशनशिप। जैसे कि हायर पे कब मिलेगा? जब प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी हाई। अब बहुत धूप हो रहा है तो जाहिर सा बात है कि प्लांट्स सबको प्रॉब्लम होगा। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है इन्वायरमेंट में, तो उसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा रेन होगा। सो दैट इज़ फॉलोइंग अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। Principles are being codified, teachable and universally that is being applicable. इसीलिए हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट, बिकॉज साइंस इज गोइंग टू प्रोवाइड सर्टेन प्रिंसिपल्स और उसको फॉलो करना, उसको क्रिएटिव मैनर में एक मैनेजमेंट में अप्लाई करना, उसको आर्ट बोलेंगे। सो मैनेजमेंट इज इवन एन आर्ट। अब हम लोग देखते हैं हेनरी फ्योल का 14 प्रिंसिपल्स जो कि है वो क्या क्या कहता है। सो he is best known for developing 14 principles of management and identifying 5 key functions of management: planning, organizing, commanding, commanding का और एक अभी recently इनको बोलते हैं leading, coordinating and controlling. So Fayol's work laid the foundation of modern management theories and practices, shifting focus from just technical aspect of work. जैसे फेडरिक टेलर, ये इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट खोज करके निकाला था, बट
इन रिस्पेक्ट टू दैट हेनरी फ्योल मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज पर बिलीव करते हैं. सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर द 14 प्रिंसिपल्स. वी आर फोकसिंग ऑन दैट. सो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिविजन ऑफ वर्क. डिविजन ऑफ वर्क मतलब स्पेशल वर्क लोगों को दिया जाएगा जिसमें वो स्पेशलाइज होंगे. स्पेशलाइजेशन की वजह से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज इज गोइंग टू इंक्रीज. जैसे कि इन अ रेस्टोरेंट शेफ है वहाँ, वो कुछ मील कुक करता है, देन द वेटर इज गोइंग टू सर्व दैट मील एंड द कैशियर इज गोइंग टू हैंडल ऑल द पेमेंट. जितना भी पेमेंट आ रहा है, जिनको देना है वापस रिटर्न चेंज करना है मनी, तो वो हैंडल करेगा. सो सबका वर्क अलग अलग डिवाइडेड है according to the skills which they are holding. That is division of work. Second क्या है, authority and responsibility. Managers must have the right to give the order. उनके पास इतना authority होना चाहिए कि वो order दे सके, but they should also take the responsibility. अब सिर्फ order नहीं देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बेयर करना है. और एक चीज़ है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत रिलेटेड है. अब किसी भी मैनेजर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि ये सब टास्क तुमको परफॉर्म करना है इन सच एंड सच लिमिटेड टाइम, बट उनके पास अथॉरिटी नहीं है, वो किसी को कमांड नहीं कर सकते दूसरे पर्सन को कि ये टास्क कंप्लीट करना है. सो उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉन्ग विद दैट अथॉरिटी दोनों होना चाहिए, तभी एक प्रोजेक्ट एक स्ट्यूपुलेटेड टाइम पे कंप्लीट हो सकता है. नेक्स्ट है डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज रूल्स एंड अग्रीमेंट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग. अब एम्प्लॉयज़ लोग ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे, राइट टाइमिंग में आना है, राइट टाइम में लीव करना है, वहाँ का कोड एंड नॉर्म्स को फॉलो करना है ना. दैट इज़ गोइंग टू बी डिसिप्लिन विच ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फॉलो. नेक्स्ट आ गया रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन क्या है, एम्प्लॉयज़ को फेयर मैनर में रेम्यूनरेशन देना है फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन अ मंथली बेसिस और विच एवर दैट इज़ एक्सेप्टेड इन दी कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर जो भी कम्युनिकेशन हुआ है एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के बीच में, उस हिसाब से फेयर रेम्यूनरेशन देना है ताकि मोटिवेशन इंक्रीज़ हो और सेटिस्फैक्शन लेवल एम्प्लॉयज़ का इंक्रीज़ हो. जैसे कि वर्कर्स आर गिवन बोनसेस ड्यूरिंग द दिवाली टाइम और ड्यूरिंग द फेस्टिव ओकेजन्स टू कीप देम मोटिवेटेड and working in the organization. Next है centralization. Centralization and decentralization. Balances between decision making power at the top and the lower levels of management. Centralization मतलब कि एक पूरा वर्क ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्सन कंट्रोल करेगा, या फिर कुछ सेंट्रल अथॉरिटीज़ ही पूरा फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करेंगे. और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पूरा डिवीजन हो जाएगा उस काम का, या फिर डिसीजन मेकिंग पावर विल बी डिवाइडेड अमंग वेरियस लेवल ऑफ अथॉरिटीज़. Suppose in a school a big policy decisions are taken by the principal which is the head of the school, but teachers decide their class activities. So ये decentralization process हो गया. पूरा हर एक चीज़ सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है एक के ऊपर. डिसेंट्रलाइजेशन में इन्फॉर्म डिसीजन, राइट डिसीजन होता है जनरली, ये देखा गया. फिर आ गया इनिशिएटिव. एम्प्लॉयज शुड बी एनकरेज टू टेक इनिशिएटिव सो दैट इम्प्रूवमेंट हो, वो लोगों को आगे बढ़ करके काम करना चाहिए. A worker suggests a faster method of packaging to the manager, और मैनेजर क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो अप्रिशिएट कर रहा है कि चलो मेरा बहुत अच्छा काम कर दिया, दैट यू आर adopted or you have brought out a packaging system which is saving a lot of money, wastage reduce हो गया है. So ये सब न्यू इनिशिएटिव्स है जो एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम लेना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव हो सके बेटरमेंट की तरफ. यूनिटी ऑफ कमांड, ये क्या है, ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर और सुपीरियर टू अवॉइड दैट सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूजन. इसका मतलब क्या हुआ, हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर लेना है एक ही सुपरवाइज़र से. जैसे कि अ टीचर रिपोर्ट्स ओनली टू द प्रिंसिपल. प्रिंसिपल हो गया हमारा हेड और प्रिंसिपल के अंडर सब टीचर्स आते हैं. सो टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल फॉर ओनली रिपोर्टिंग टू द प्रिंसिपल.
Teachers are accountable to reporting to the principal and not to multiple supervisors at the same time. इसलिए ये है यूनिटी ऑफ कमांड. नेक्स्ट आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज वन ग्रुप, वन ऑब्जेक्टिव, वन प्लान. एक ग्रुप का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए, ताकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हो, एक ही दिशा में पूरा फोकस जाए और वो काम जल्दी अकम्प्लिश हो जाए विथ नॉट लॉट ऑफ वेस्टेज. जैसे कि सभी डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग सेल्स ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो ऑर्गेनाइजेशन का. नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को अपने बारे में कम सोचना है एंड दे हैव टू थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट फर्स्ट. अब किसी भी एम्प्लॉय का मान लीजिए कि पर्सनल वर्क आ गया, बट अपना पर्सनल वर्क को साइड रख करके उनको पहले ऑर्गेनाइजेशन का काम कंप्लीट करना है ताकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट हो इसके लिए. दिस इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन इज अ क्लियर चेन ऑफ कमांड शुड एग्जिस्ट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम. मतलब हायरार्की, ये टॉप हो गया, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स, फिर सुपरवाइजर, उसके नीचे एम्प्लॉयज़ आ गए. सो एक फॉर्म में चलना, दैट इज स्केलर चेन. देन वी हैव द ऑर्डर. राइट पर्सन इन द राइट प्लेस दैट हैज़ टू बी अपॉइंटेड एंड राइट मटेरियल इन द राइट प्लेस. जैसे कि फाइल्स आर अरेंज्ड इन अ कैबिनेट. एक कैबिनेट में फाइल्स पूरा अरेंज है, सो ये ऑर्डर, ये सिस्टमैटिक वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है. एंड ईच एम्प्लॉय इज ऑल्सो हैविंग अ स्पेसिफिक वर्क टू परफॉर्म एट अ स्पेसिफिक डेस्क. सो सबका ऑर्डर डिसाइड होता है. इससे क्या होता है, टाइम बहुत बचता है. देन कन्फ्यूजन नहीं रहता है एम्प्लॉयज़ को क्या काम करना है द नेक्स्ट डे इफ दे आर अप्रोचिंग द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. फिर होता है इक्विटी. मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू द एम्प्लॉयज़. जैसे कि अ बॉस शुड ट्रीट द मेल एंड द फीमेल वर्कर्स इक्वली. कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए एंड दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम. कास्ट, क्रीड के बेसिस पे कोई डिफ्रेंसिएशन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ personnel. Job security should be provided to reduce the turnover. Employees should not go from the organization. छोड़ करके एम्प्लॉयज़ को नहीं चले जाना ऑर्गेनाइजेशन को. ऐसा होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कि एम्प्लॉयज़ लोग वहाँ ज़्यादा देर रुक करके टिक करके काम कर सके और एम्प्लॉयज़ लोगों को सेफ्टी महसूस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए. इससे क्या होगा, लॉयल्टी इंक्रीज होगा एंड एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बहुत इंक्रीज होता है. देन वी हैव एस्पिरिट डी कॉप्स. इसका मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट एंड यूनिटी ब्रिंग्स स्ट्रेंथ इन द ऑर्गेनाइजेशन. सपोज इन क्रिकेट प्लेयर्स सेलिब्रेट ईच अदर्स सक्सेस टू कीप दी मॉरल हाई. सो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो लोग एक टीम की तरह काम करना चाहिए ताकि हार्मनी रहे ऑर्गेनाइजेशन में एंड ऑर्गेनाइजेशन का मोटो जल्दी अचीव हो सके, ऑब्जेक्टिव जल्दी अचीव हो सके. सो दिस वाज ऑल अबाउट द 14 प्रिंसिपल्स जिसको हमने देख लिया है. अब इसको लर्न करने का ट्रिक है डैट QRSR कियोस. अब देखिए डैट से क्या हो रहा है, डी डिवीजन ऑफ वर्क, ए से अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डी से डिसिप्लिन, यू से फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ये हो गया. फिर SR स्केलर चेन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, या फिर हम लोग स्केलर चेन भी ले सकते हैं. सो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड R इज फॉर रेम्यूनरेशन. फिर क्या है, कियोस, सो सेंट्रलाइजेशन, CO ऑर्डर, COE equity, SI सो स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, ये S में आ जाएगा दोनों चीज़, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड स्केलर चेन. ठीक है. COES एंड I में इनिशिएटिव. सो स्पिरिट डी कॉर्प्स इज इंक्लूडेड
एज इंस्पिरेशन या फिर टीम स्पिरिट। इंस्पिरेशन भी लेंगे तो आई उसमें इंक्लूड हो जाएगा। सो इसी तरीक़ा से आप आराम से इसे याद कर सकते हैं। डैड योर SRCOESI। सो अब हम लोग सॉल्व करते हैं सर्टन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चंस, ट्राई सॉल्विंग इट आउट एंड देन वी आर गोइंग टू लुक एट द आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये असर्शन हो गया। रीजन है मैनेजर्स फर्स्ट प्लान देन ऑर्गेनाइज एंड फाइनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग। सो सॉल्व कीजिए। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज बोथ ऑप्शन नंबर ए सही है और राइट रीजन है। आर इज़ द राइट रीजन फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कैसे मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो डायनेमिक प्रोसेस भी है एंड इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डायनेमिक इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट को जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से ढलते रहना पड़ता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम मार्केटिंग भी चेंज होते रहता है, सिनेरियोज ऑर्गेनाइजेशन का चेंज होते रहता है, सो उसके हिसाब से कंटिन्यूसली इवॉल्व करना पड़ता है। रीज़न क्या है? मैनेजर्स फर्स्ट प्लान देन ऑर्गेनाइज एंड फाइनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ कंट्रोल। सही बात है, सबसे पहले प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, स्टाफिंग करना है, राइट पीपल को राइट जॉब में रखना है, फिर फाइनली जा कर के उन्हें पूरा कंट्रोल करना है, रिव्यू करना है एक्टिविटीज़ को। सो ये हमारा सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल? नॉट। सो द राइट आंसर ओवर हियर इज यूनिटी ऑफ मैनेजर्स। ये हमें अब भी देखा था, स्पिरिट डी कॉर्प्स। इसको इंस्पिरेशन से भी हम लोग याद कर सकते हैं, इंस्पिरेशन आई एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एंड सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट या फिर ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ये सब इंक्लूडेड है। सो यूनिटी ऑफ मैनेजर्स हमारा प्रिंसिपल नहीं है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reason. Assertion is the span of management at the upper level is generally narrow while at the lower level span is wide. और reason क्या है इसका? The task allocated to subordinates at the lower level of management are more specific and precise and thus make supervision easy and simple. So try solving this out. So the right answer over here is option number C. इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट का, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट का टॉप लेवल में कुछ ही स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिया जाता है, लॉन्ग टर्म डिसीजंस लिया जाता है। तो CEOs, द डायरेक्टर्स, द टॉप लेवल मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। सो इस लेवल पे एट द अपर लेवल नैरो रहता है, अपर लेवल जनरली नैरो, वाइल एट द लोअर लेवल स्पैन वाइड रहता है। अब लोअर लेवल पे वाइड क्यों रहता है? क्योंकि लोअर लेवल पे सुपरवाइज़र रहेंगे, उसके अंडर में एम्प्लॉयज़ लोग बहुत सारे काम करेंगे, तो उन लोगों को टास्क दिया जाता है ताकि वो लोग टाइम से काम को कंप्लीट कर पाए एंड देन सुपरवाइज़र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग दैट टू द अपर मैनेजमेंट। इसीलिए जैसे कि हम लोग नीचे उतरते हैं लैडर से, स्केलर चेन इसे बोलते हैं, वी आर गोइंग टू लुक दैट फर्दर। तो क्या होता है, स्पैन वाइड हो जाता है, इसीलिए बोथ ए एंड आर करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द स्केलर चेन प्रिंसिपल विच इज़ बीइंग गिवन बाय फेयोल? ईच communication going up or down must flow through each position in the line authority। और ऑप्शन नंबर और बी का ऑप्शन क्या है? चेन ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रोकन अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। सो ट्राई सॉल्विंग दिस आउट। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओनली ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्यों? ये वाला ऑप्शन क्यों सही है? ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप या फिर डाउन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन का, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और डाउन मस्ट फ्लो थ्रू ईच पोजिशन इन द लाइन अथॉरिटी। सही बात है कि टॉप से बॉटम तक आएगा, लाइन वाइज आएगा। फिर बी क्या है? चेन ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी ब्रोकन अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। ये नहीं, गैंग प्लैंक करके एक ऑप्शन है जो सेम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ या फिर सबऑर्डिनेट्स रहते हैं, दे आर
freely able to communicate with each other. देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, स्केलर चेन इज अ चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोअर रैंक. कम्युनिकेशन should follow and they should communicate according to this chain. However, Fayol also suggested the concept of gang plan. इसका मतलब क्या होता है, two employees at the same level can communicate at the same time. So पूरा bypass करके वो लोग बात कर सकते एक दूसरे से in situation of urgent need. सो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है. स्केलर चेन देखिए, फ्लो हो रहा है एक के बाद एक लाइन में, कम्युनिकेशन करना है. और गैंग प्लान क्या है कि एम्प्लॉयज़ जो लोग सेम लेवल पे है वो लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं. ये अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया एंड दिस इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. सेम लेवल पे उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी बोलेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू हेनरी फ्योल आर करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिया गया. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड एंड द फॉर्मर अराइजेस फ्रॉम द लेटर. ये वाला सेल्फ रीड कीजिए एंड ट्राई सॉल्विंग दिस आउट. सो द राइट आंसर ओवर हियर इज स्टेटमेंट 2 and 4. देखते हैं हम लोग कैसे. सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड एंड द फॉर्मर अराइजेज फ्रॉम द लेटर. ये गलत है. अब कोई भी पर्सन है, उसके पास उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिया गया बट उसको अथॉरिटी नहीं मिला है, तो वो काम कैसे करेगा. सो ये गलत है. फॉर्मर अराइजेज फ्रॉम द लेटर नहीं, लेटर अराइजेज फ्रॉम द फॉर्मर ऑप्शन होना चाहिए. फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, स्पिरिट डी कॉर्प्स इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. सही बात है. स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब हो गया टीम स्पिरिट है ना. इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक सुपरवाइजर से एक सुपरवाइजर ही कमांड प्रोवाइड करेगा. सो इट इज़ नॉट एन एक्सटेंशन. ये दूसरा प्रिंसिपल हो गया which is being given by Henry Fayol. फिर स्टेटमेंट 3 क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स ओनली वन कमांड एट अ टाइम. यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स कमांड विच इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय सिंगल सुपरवाइजर ओनली. ऑप्शन हमारा क्या, विच आर करेक्ट. सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज़ करेक्ट, ये वाला राइट ऑप्शन है. एंड स्टेटमेंट नंबर, ये वाला तो फॉल्स हो गया क्योंकि वन कमांड है पर वन सुपरवाइजर तो यहाँ नहीं दिया हुआ है, सुपरवाइजर. सो दिस इज़ रॉन्ग है ना. स्टेटमेंट 1 भी रॉन्ग हो गया. फोर्थ वाला स्टेटमेंट क्या है, देयर आर 14 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड. यस, 14 प्रिंसिपल्स ही मैनेजमेंट का डेवलप किया गया है हेनरी फेयोल के थ्रू. सो स्टेटमेंट नंबर 2 and 4 इज द राइट आंसर. सो आप लोग ये वाला अपने एंड से स्टडी कर लीजिएगा. So this was all about today's lecture. I hope you like the lecture. If you are having any sort of queries, you can comment that down. I would love to give a reply to that. And take care and keep studying, and bye bye.